नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में हम जहां तक पढ़ चुके थे, आज उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे। और आज का हमारा विषय है रस सिद्धांत, भारतीय काव्यशास्त्र का आधार स्तंभ। आज हम काव्य की आत्मा में उतरेंगे, है ना? उस रहस्य को समझेंगे जो शब्दों को जिंदा कर देता है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक टॉपिक नहीं, ये एक इमोशन है, एक अनुभव है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ज्ञान का ये सफर अब शुरू होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रस का अर्थ एवं स्वरूप। हाँ, ये सबसे जरूरी है। आखिर ये रस है क्या चीज? सोचिए, जब आप कोई देशभक्ति फिल्म देखते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल। जब कोई दुख भरा गीत सुनते हैं तो आंखें नम हो जाती हैं। और जब कोई कॉमेडी सीन देखते हैं तो हंसी नहीं रुकती। ये जो महसूस करने की शक्ति है, ये जो आनंद की अनुभूति है, बस इसी का नाम रस है। अरे वाह सर, मतलब जो हम महसूस करते हैं वही रस है। ये तो बहुत आसान है। साहित्य शास्त्र में आनंद ही रस है। इसे काव्य की आत्मा या प्राणतत्व कहा गया है। आत्मा? जी, इसके बिना काव्य एक बेजान शरीर की तरह है। जब हमारे मन और शरीर की दशा बदल जाए, समझ लीजिए रस ने अपना काम कर दिया है। अच्छा। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। हाँ बताइए। जैसे बाहुबली फिल्म देखकर वीरता का भाव जागना, या ए मेरे वतन के लोगों गाना सुनकर देश प्रेम का उमड़ पड़ना, ये सब रस का ही कमाल है। सही पकड़े हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर। हाँ, और ये सवाल यूपी टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी, यूजीसी नेट, केवीएस और एनवीएस जैसी परीक्षाओं में मौलिक समझ के लिए पूछा जाता है। मतलब ये बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। ठीक है। अब आते हैं काव्य की आत्मा, एक ऐतिहासिक दृष्टि पर। तो ये बहस की शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, ये कोई आज की बात नहीं है। पिछले 2000 सालों से आचार्य भरत मुनि से लेकर पंडित राज जगन्नाथ तक हर बड़े विद्वान इस पर मंथन किया है कि काव्य की आत्मा क्या है। और इस मंथन से 6 बड़े संप्रदाय निकले, जैसे 6 महान साम्राज्य: रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य। 6 संप्रदाय? मतलब काव्य को समझने के 6 अलग अलग रास्ते। बिल्कुल, लेकिन इन सब में सबसे प्राचीन और प्रतिष्ठित साम्राज्य है रस संप्रदाय। अच्छा। और इस साम्राज्य के संस्थापक थे नाट्यशास्त्र के रचयिता महान आचार्य भरत मुनि। तो ये पॉइंट एग्जाम के लिए भी जरूरी होगा। हाँ, इसे ध्यान से सुनना। ये सवाल अक्सर काव्यशास्त्र के संप्रदायों के क्रम और उनके संस्थापकों के रूप में पूछा जाता है। समझ गए। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। ओके। अब एक ऐसा पॉइंट जहां अक्सर छात्र गलती करते हैं, रस की संख्या। ओह, ये तो जरूरी है जानना। क्या है इसमें? यहाँ एक ट्विस्ट है, एक पहेली है। अच्छा। अगर सामान्य तौर पर पूछा जाए तो रसों की संख्या है 11, लेकिन अगर सवाल में नाम आ जाए भरत मुनि का तो संख्या बदलकर हो जाती है 8। सिर्फ 8? हाँ, और अगर नाम हो आचार्य अभिनव गुप्त का तो संख्या है 9। अरे, एक ही सवाल 3 अलग अलग जवाब। यही वो गलती है जिससे बचना है। सर, ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है। 11, 8, 9, ये याद कैसे रहेगा? अगर इसे भूलने का डर है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप या ऐप पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। वहां ऐसे कंफ्यूजिंग सवालों की प्रैक्टिस कराई जाती है। हाँ, ये तो अच्छा तरीका है प्रैक्टिस करने का। और ये तीनों तथ्य सीधे सीधे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पूछे लाते हैं। यूपी टीजीटी, पीजीटी 2020 और बीपीएससी 2023 में ये सवाल आ चुका है। मतलब ये पक्का आने वाला सवाल है। बिल्कुल। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। चलिए। अब मिलते हैं इस कहानी के महानायक से, आचार्य भरत मुनि। एक परिचय। द फाउंडिंग फादर। बिल्कुल, ये कोई साधारण आचार्य नहीं थे। ये भारतीय नाट्यशास्त्र, काव्यशास्त्र और कला दर्शन के आदि आचार्य थे। मतलब इनसे ही सब शुरू हुआ? जी। इन्होंने ही रस की प्रतिष्ठा की, उसे एक सिद्धांत का रूप दिया। सबसे पहले रस की उत्पत्ति को परिभाषित करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। और इसका जिक्र उन्होंने कहाँ किया? इसका उल्लेख उन्होंने अपने अमर ग्रंथ नाट्यशास्त्र में किया। तो मतलब रस सिद्धांत की पूरी कहानी भरत मुनि से ही शुरू होती है। बिल्कुल। इनसे जुड़े हर तथ्य पर सवाल बनता है, जैसे रस के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन थे। बहुत जरूरी पॉइंट है ये। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। आगे बढ़ते हैं। अब वो सूत्र जो रस सिद्धांत का मूल है, भरत मुनि का रस सूत्र। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट होगा फिर। हाँ, इसे ध्यान से सुनना। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति ही। थोड़ा मुश्किल है सुनने में। है, पर यह सिर्फ शब्द नहीं, यह एक जादुई मंत्र है। इसका अर्थ है विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी,
या जिसे संचारी भाव भी कहते हैं, उनके संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अच्छा, इन तीनों के मिलने से? जैसे चाय बनाने के लिए पानी, पत्ती, चीनी और दूध चाहिए, वैसे ही रस के लिए ये 3 तत्व चाहिए। बहुत अच्छा उदाहरण है। और जानती हैं, जी। ये सूत्र संस्कृत साहित्य का कॉर्नरस्टोन है। परीक्षा में ये सूत्र देकर इसका अर्थ या इसके प्रतिपादक का नाम पूछा जाता है। ओके, तो ये सूत्र याद रखना ही होगा। बिल्कुल। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। जी। अब जरा महानायक की शक्तियों को जानते हैं, भरत मुनि के प्रसिद्ध ग्रंथ एवं तथ्य। उनके ग्रंथ नाट्य शास्त्र के बारे में। हाँ, इनका सबसे बड़ा ग्रंथ है नाट्य शास्त्र, जिसे पंचम वेद भी कहते हैं। 5वां वेद। जी। इसके अलग अलग संस्करणों में 36 या 37 अध्याय मिलते हैं। इसके अलावा भारतीय काव्यलोचन और कला शास्त्र का विश्वकोश भी इनकी देन है। वाह। और परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य ये हैं कि नाट्य शास्त्र में 10 गुण, 10 दोष, 8 रस और 4 अलंकारों का वर्णन है। 10, 10, 8 और 4। हाँ, एक एक नंबर महत्वपूर्ण है। ये सारे आंकड़े सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं। नाट्य शास्त्र में कितने रस हैं, कितने अलंकार हैं। ये तो सीधे नंबर वाले सवाल हो गए। बिल्कुल। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। ठीक है। अब कहानी में एक और दमदार किरदार की एंट्री होती है, आचार्य विश्वनाथ। इनके बारे में भी बहुत सुना है। इन्होंने एक लाइन में काव्य का सार बता दिया, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी रस से भरा हुआ वाक्य ही काव्य है। अगर वाक्य में इमोशन नहीं, रस नहीं, तो वो काव्य नहीं, सिर्फ शब्दों का ढेर है। वाह, एक लाइन में पूरी बात कह दी। यही तो, ये परिभाषा उन्होंने अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में दी और कहा कि रस ही काव्य की आत्मा है। ये कथन तो बहुत पूछा जाता होगा एग्जाम्स में। ये कथन यूजीसी नेट, केवीएस 2022, एनवीएस की परीक्षाओं का पसंदीदा सवाल है। कथन देकर रचयिता का नाम पूछा जाता है। नोट कर लिया। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। चलिए। अब कुछ ऐसे तथ्य जो कहानी में नया मोड़ लाते हैं, ऐतिहासिक एवं विशिष्ट तथ्य। अच्छा, कुछ अलग बातें। हाँ, जहाँ सब अनेक रसों की बात कर रहे थे, हाँ। वहीं आचार्य भवभूति ने कहा करुण ही एकमात्र रस है। सिर्फ एक ही रस, करुण रस। जी, मतलब पैथोस इज द अल्टीमेट इमोशन। ये तो बहुत ही अलग सोच है ना? हाँ। दूसरी तरफ रस शब्द का सबसे पहला प्रयोग हमें मिलता है तैत्तिरीय उपनिषद में, जहां कहा गया रसो वै सह। इसका क्या मतलब है? मतलब वह यानी ईश्वर ही आनंद स्वरूप है। ओ। ये दोनों पॉइंट्स यूनिक फैक्ट्स हैं और अक्सर एग्जाम में रैंक डिसाइड करते हैं। ये तो बहुत गहरी बातें हैं। बिल्कुल। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। जी। अब सवाल उठता है कि रस जरूरी क्यों है। देखते हैं रस की अनिवार्यता और उत्पत्ति। हाँ, ये जरूरी क्यों है? भरत मुनि कहते हैं न ही रसादृते कश्चिदर्थ प्रवर्तते। इसका मतलब? यानी रस के बिना नाटक का कोई भी अंग आगे नहीं बढ़ सकता। रस ही वो इंजन है जो कहानी की गाड़ी को खींचता है। अच्छा, मतलब इमोशन के बिना कोई आर्ट नहीं, कोई कहानी नहीं। सही पकड़े हैं। और ये रस आता कहां से? सुमित्रा नंदन पंत जी की पंक्तियां देखिए। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजाना। वाह। कविता का जन्म ही वियोग और आह के बीच से होता है, दर्द से होता है। ये पंक्तियां भी परीक्षा में आ सकती हैं। हाँ, ये पंक्तियां देकर कवि का नाम पूछा जा सकता है। ठीक है। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। चलिए। कहानी की शुरुआत में बिल्कुल। द ओरिजिन स्टोरी, हमारे आदि स्रोत। भारत के आदि कवि कौन है? भारत के आदि कवि हैं महर्षि वाल्मीकि। आदि काव्य है रामायण, आदि छंद है अनुष्टुप श्लोक। और वो पहली पंक्ति? और वो आदि पंक्ति जिसने करुण रस को जन्म दिया, वो थी मां निषाद। वो कहानी तो सुनी है। जब एक शिकारी ने क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक को मार दिया, तो वाल्मीकि के मुख से अनायास ही ये श्लोक फूट पड़ा। वहीं से काव्य की धारा बही। कितनी खूबसूरत बात है। और ये चारों तथ्य मैच द कॉलम या सीधे प्रश्न के रूप में आते हैं। आदि कवि, आदि काव्य, आदि छंद और आदि पंक्ति। बिल्कुल। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। जी। अब देखते हैं कि ये रस बनता कैसे है। रस निष्पत्ति की प्रक्रिया, वो जो सूत्र था, उसी की व्याख्या। हाँ। ये एक केमिकल रिएक्शन जैसा है। जी। सबसे पहले होता है स्थायी भाव, जो हमारे मन में सोया रहता है। अच्छा। फिर आता है विभाव यानी कारण, जो उसे जगाता है। विभाव के 2 हिस्से हैं, आलंबन जिसके कारण भाव जगे, और उद्दीपन जो भाव को और बढ़ाए। फिर होता है अनुभाव यानी शारीरिक हरकतें, और संचारी भाव
यानी मन में आने जाने वाले छोटे छोटे भाव। और इन सब के मिलने से जब ये सब मिलते हैं तब जाकर हमें रस का आस्वादन होता है। ये पूरी प्रक्रिया है। हाँ, और इस प्रक्रिया का सही क्रम परीक्षा में पूछा जाता है। इसे एक फ्लो चार्ट की तरह याद कर लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। आज का आखिरी पॉइंट। हाँ, और अब इस पूरी कहानी का मॉडर्न डे कंक्लूजन, आधुनिक विमर्श। आज के समय में इसे कैसे देखते हैं? डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं, शब्दार्थ के माध्यम से विशुद्ध भाव भूमिका में आत्म चैतन्य के आस्वाद का नाम रस है। इसे आसान भाषा में कैसे समझेंगे? आसान भाषा में, जब हम शब्दों के जरिए पूरी तरह इमोशनल होकर अपनी ही चेतना का स्वाद चखते हैं, उसी अनुभव का नाम रस है। अपनी ही चेतना का स्वाद? जी, ये सिर्फ मनोरंजन नहीं, ये सेल्फ रियलाइजेशन है। ये तो बहुत गहरी परिभाषा है। और ये परिभाषा आधुनिक हिंदी आलोचना में बहुत महत्वपूर्ण है और अक्सर पूछी जाती है। तो ये थी हमारी आज की यात्रा। तो आज हमने रस सिद्धांत को समझा। याद रखना, ये सिर्फ परीक्षा का एक टॉपिक नहीं है, ये जीवन को महसूस करने का एक तरीका है। बिल्कुल। तुम्हारी परीक्षा भी एक रणभूमि है, एक युद्ध है, और इस युद्ध में तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है ज्ञान। जब तुम इस ज्ञान के लिए मेहनत करते हो तो सिर्फ अपनी नौकरी के लिए नहीं लड़ते, तुम अपने माता पिता के सपनों के लिए लड़ते हो। उनकी आंखों में उस गर्व की चमक के लिए लड़ते हो जो तुम्हारी सफलता पर दिखाई देगी। बहुत सही बात है। हर रात जब तुम जागते हो, हर सुबह जब तुम उठते हो, तो याद रखना कि तुम्हारा हर प्रयास इस राष्ट्र को मजबूत बना रहा है। उठो योद्धा, और इस ज्ञान के युद्ध को जीत लो। वाह! अगर आपको ये सिनेमैटिक टीचिंग स्टाइल पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें हमारे साहित्य प्रकाश यूट्यूब चैनल को। और आप किस टॉपिक पर अगला वीडियो चाहते हैं वो हमें कमेंट में जरूर बताएं।